प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं विजेंद्र प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम अध्ययन करेंगे संचारी भावों का। इससे पहले हमने रस का अर्थ, स्वरूप और रस के भेद और स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं, विभाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या होते हैं, इसका अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे संचारी भाव का। संचारी भाव क्या होते हैं? स्थायी भावों को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी का मतलब होता है कि जैसे हमारे स्थायी भाव विभाव के माध्यम से जागृत होकर के आगे बहते हैं, उनको सहयोग का कार्य और अधिक पुष्ट करने का कार्य संचारी भाव करते हैं। इनकी संख्या 33 है। जैसे पहला है निर्वेद। निर्वेद का तात्पर्य होता है अपने प्रति और संसार की वस्तुओं के प्रति जो विरक्ति का भाव होता है वो निर्वेद कहलाता है। और ऐसा भाव काव्य में जहाँ भी आता है वहाँ निर्वेद संचारी भाव होता है। ग्लानि दूसरा संचारी भाव है। हर्ष, जब हमें हमारी इष्ट सिद्धि पर जो प्रसन्नता होती है वह हर्ष कहलाता है। गर्व, अपनी श्रेष्ठता की भावना के कारण दूसरों की अवज्ञा करने की भावना गर्व कहलाती है। और इस तरह के भाव जहाँ आते हैं वहाँ पर गर्व संचारी भाव होता है। उत्सुकता, उत्कंठा, कार्य सिद्धि में विलंब का असह्य होना, इस तरह की भावना काव्य में जहाँ आती है वहाँ उत्सुकता संचारी भाव होता है। चपलता, स्थिर होकर नहीं बैठ सकना। मद, नशा, मद्यप किसी चेष्टा करना, इस तरह की वार्तालाप या बातें काव्य में जहाँ आती है वहाँ मद संचारी भाव होता है। उन्माद, पागलपन या पागलों किसी चेष्टा करना उन्माद कहलाती है। वृड़ा, लज्जा। अविथा, हर्ष, भय आदि उत्पन्न भावों को लज्जा के कारण छिपाना या छिपाने की चेष्टा करना अविथा कहलाता है। स्वप्न, दर्शन द्वारा किसी भी काव्य में बातें आना स्वप्न संचारी भाव होता है। निद्रा, आप सब जानते हो। विबोध, जाग उठना। श्रम, थकावट, आलस्य, काम करने की इच्छा न होना। व्याधि, रुग्णावस्था, विरह, दाह। अपस्मार, कई बार व्यक्ति की स्थिति काव्य में जैसे व्यक्ति इस तरह हो जाती है जैसे मिर्गी के रोग की सी अवस्था हो जाती है। कई बार व्यक्ति अचेत होकर या मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ता है। ऐसी काव्य में जहाँ ऐसे भाव हो वहाँ पर अपस्मार होता है। जैसे एक उदाहरण है, हुई अचेत परिधरणी पटके कर फैन तजे मुख से। अर्थात जब गोपी कृष्ण को जाते हुए देखती है ब्रज से मथुरा की ओर, तो ये बात सुन करके वो धरती पर अचेत होकर गिर जाती है और अपने मुख से फैन अर्थात झाग गिरने लगते हैं। जड़ता, हाथ पैरों का जड़ या स्थिर हो जाना। कई बार ऐसी भावना, ऐसी बातें, ऐसी घटना हम सुनते हैं कि शरीर जड़ हो जाता है, हाथ पैर स्थिर हो जाते हैं। वहाँ पर जड़ता रूपी संचारी भाव होता है। मोह, मरण, मृत्यु या मृत्यु से पूर्व की अवस्था। दैन्य, अपने को हीन समझने की भावना जहाँ पर हो वहाँ पर दैन्य संचारी भाव होता है। शंका, न जाने क्या अनिष्ट हो, ऐसी जब चित्रवृत्ति व्यक्ति की हो जाती है तब शंका रूपी संचारी भाव होता है। त्रास, आकस्मिक कारण से चौंक कर डर जाना। त्रास की भावना हृदय में आ जाती है तब त्रास रूपी संचारी भाव होता है। आवेग, घबराहट जैसी स्थिति होना। विषाद, काम बिगड़ जाने, उपाय न दिखने आदि से उत्पन्न अनुताप। चिंता, स्मृति, वितर्क, तर्क वितर्क करने की भावना। धृति, धीरज,
इस तरह की भावनाएं जब आती है वहाँ संचारी भाव होते हैं। मति संदेह के बाद विचार द्वारा निश्चित निर्णय पर पहुँचना मति संचारी भाव होता है। अमर्ष दूसरे के द्वारा की हुई अवज्ञा से उत्पन्न असहनशीलता अमर्ष कहलाती है। असूया दूसरे के उत्कर्ष को देखकर सुनकर उदंडतापूर्वक उसकी निंदा करना असूया भाव कहलाता है। उग्रता अपराध आदि के कारण उत्पन्न चंडता उग्रता रूपी भाव जहाँ पर होता है वहाँ वही संचारी भाव होता है। इस तरह से ये 33 संचारी भाव होते हैं और ये रसों को पुष्ट करने का कार्य करते हैं और रसों को आनंददायक बनाने में सहयोग देते हैं। इस तरह काव्य में रस के साथ संचारी भावों का होना भी आवश्यक है। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों कि रस की उत्पत्ति होती किस तरह से। जैसे कि भरत मुनि ने कहा है कि विभावानुभाव संयोग का दृष्ट निष्पत्ति, अर्थात भाव विभाव अनुभाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। इस पर विद्वान लोग में मतभेद भी रहे हैं और उन मतभेदों में 4 विद्वानों के तर्क विशेष माने जाते हैं और उन्होंने रस उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। जैसे हम पहला विद्वान लेते हैं भट्ट लोलट का। इसने रस उत्पत्ति का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के नाम से इनका सिद्धांत जाना जाता है। निष्पत्ति का अर्थ ये उत्पत्ति से लेते हैं और संयोग का अर्थ ये उत्पादक गम्य गमक संबंध से लेते हैं या पोष्य पोषक संबंध से लेते हैं। और ये रस की स्थिति अनुकार्य में मानते हैं, मूल पात्र में मानते हैं और दर्शक अभिनेताओं में मूल पात्रों का आरोप कर लेता है, इसलिए इनका मत आरोपवाद कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि भट्ट का कि इनका मानना है कि रस की उत्पत्ति किस तरह से होती है। जब मंच पर कोई भी अभिनेता अपना नाट्य प्रदर्शन करता है तो दर्शक उसके अंदर कल्पना कर लेता है कि ये मूल पात्र ही है और अपने को मूल पात्र से तादात्म्य स्थापित कर लेता है और इस तरह का तादात्म्य जब स्थापित हो जाता है तो सहृदय पाठक या श्रोता को आनंद की अनुभूति होती है और रस की उत्पत्ति हो जाती है, ऐसा भट्ट लोलट का मानना है। आचार्य शंकुक इन्होंने सिद्धांत दिया है अनुमितिवाद का। इनका अर्थ है कि इन्होंने संयोग से अर्थ लिया है अनुमान से और निष्पत्ति का अर्थ लिया है अनुमिति से। इनका कहा है कि इन्होंने कहा है कि जिस तरह से हम मूल पात्र को किसी भी चित्र में देखते हैं या मंच पर देखते हैं तो उसमें हमें जो मूल पात्र का अभिनय वो कर रहा होता है अभिनेता, उसमें ही हम मूल पात्र की कल्पना कर लेते हैं और हमें आनंद की अनुभूति होती है। इनके इस सिद्धांत में इन्होंने चित्रतुंग न्याय को आधार बनाया है। जिस तरह से हम दीवार पर दौड़ते हुए घोड़े का चित्र देखते हैं और ये कल्पना कर लेते हैं कि ये घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ रहा है और हम उसमें उसकी उस घोड़े की दौड़ की मानसिकता हमारे मस्तिष्क में बन जाती है। इस तरह से इन्होंने कहा है कि जो हमें मूल पात्र में जो अनुमान करते हैं या उस मूल पात्र का हम उस चित्र में अनुमान करते हैं और उससे हमें रस की अनुभूति होती है, इसलिए इनके सिद्धांत को अनुमितिवाद कहा गया है। और अनुमिति से ही या अनुमान से ही इन्होंने काव्य में रस की उत्पत्ति मानी है। तीसरा सिद्धांत है भट्ट लोलट का भुक्तिवाद। संयोग का अर्थ इन्होंने भोज्य भोजक संबंध से लिया है। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने भुक्ति से लिया है। संयोग का अर्थ भोज्य भोजक और निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति से लिया है। इन्होंने कहा है कि भावकत्व व्यापार को भुक्ति भावकत्व व्यापार के द्वारा साधारणीकरण का रूप ले लेती है और ये साधारणीकरण ही
सहृदय पाठक को या श्रोता को रस की अनुभूति कराता है। अब हम साधारणीकरण क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि काव्य के अध्ययन के समय या साहित्य का अभिनय को देखते समय साधारणीकरण को समझना बहुत आवश्यक है। साधारणीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें श्रोता या पाठक अपने को उस पुस्तक के विचार या उस मंच पर होते अभिनय को अपने से जोड़ लेता है या मूल पात्रों से इस तरह जुड़ जाता है कि वह स्वयं की उसमें कल्पना कर लेता है, अर्थात स्वयं का साधारणीकरण कर लेता है। वो श्रोता या पाठक स्वयं को उस पात्र में सम्मिलित मान लेता है और स्व परे की भावना से दूर हट जाता है या स्व और पर की भावना से परे हो जाता है और मूल अभिनेता या पुस्तक के विचारों में अपने को समाहित कर लेता है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब साधारणीकरण की स्थिति होती है। इस तरह से भट्ट नायक का भुक्तिवाद है, इनकी महत्वपूर्ण देन साधारणीकरण की है। चौथा सिद्धांत है आचार्य अभिनव गुप्त, इनका अव्यक्तिवाद है। इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अव्यक्ति से लिया है और संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक संबंध से लिया है। ये रस को व्यंजना व्यापार मानते हैं। जैसे जल के छींटे देने से मिट्टी में व्याप्त गंध व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार सहृदय में वासना रूप में विद्यमान स्थायी भाव विभावादि के संयोग से अभिव्यक्त हो जाते हैं और रस की अनुभूति सहृदय करने लगता है। इस तरह से इन चार आचार्यों ने रस की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए हैं और हमारा रस का चैप्टर इस तरह से संपूर्ण होता है। अब किसी तरह की आपकी जिज्ञासा हो तो उसका आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।